विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला की तरफ से आज प्रस्तुत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से कक्षा 10 का आज का जो प्रश्न पत्र आयोजित हुआ था हिंदी विषय का, उसका जो संपूर्ण जो सॉल्यूशन है, उसका जो समाधान है, उसके जो संभावित और सही उत्तर हैं वो आपके सामने हैं। आज 12 मार्च 2025 को एक पेपर हुआ था, तो इस विद्यार्थियों पूरे के पूरे पेपर को हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा आपका पेपर। विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुल मिलाकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में 12 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न इसमें है व्याकरण से संबंधित प्रश्न था, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ सीधा उत्तर है कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उनकी संख्या 2 होती है, क्योंकि आप जानते हो कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 2 भेद होते हैं क्रिया के कर्म के आधार पर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम विद्यार्थियों यहाँ वह दिया हुआ है, निश्चयवाची सर्वनाम के अंतर्गत ये आता है और हमने पढ़ा था उस समय कि जो निश्चयवाची सर्वनाम होते हैं वो निकटस्थ और दूरस्थ वस्तुओं के लिए आते हैं। यहाँ जो निकटस्थ वस्तुओं के लिए आता है वो यह आता है और दूरस्थ वस्तुओं के लिए वहाँ पर वह आता है। तो यहाँ जो सर्वनाम की स्थिति है वो वह आएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह इसका उत्तर सही होगा। विद्यार्थियों, पाठ के प्रश्न दिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न इस पहले प्रश्न के अंतर्गत आया है, अमरुद्दीन का जन्म हुआ था। तो यहाँ विद्यार्थियों आपका जो बिस्मिल्लाह के बचपन का नाम इसमें दिया हुआ है आपके पुस्तक के अनुसार, वहाँ डुमराव जो कि एक बिहार का एक गांव है, उस डुमराव में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो डुमराव से सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। तो यहाँ विद्यार्थियों जब उस पाठ में वर्णन आता है तो वो कबीर को साहब मानते थे। तो यहाँ इसका उत्तर ब होगा। पांचवा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ की जो विधा है वो कहानी विधा है, कहानी विधा के अंतर्गत ये पाठ आया है। छठवां प्रश्न है एक कहानी यह भी कि इसके लेखक है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो यहाँ मन्नू भंडारी उसमें दिया हुआ है आपका पाठ। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों द के रूप में मन्नू भंडारी होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए। तो यहाँ पर सीधा साधा जो इसका उत्तर है वो शिव धनुष को खंडित देख करके और वो परशुराम जी हैं वो अपने आपे से बाहर हो गए थे। सातवां जो प्रश्न है विद्यार्थियों उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये उत्साह कविता है, निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और आपको जब पढ़ाया गया था तो उस समय ये भी था कि निराला जी को बादल अति प्रिय है, बादल जो विषय अति प्रिय रहा है। तो यहाँ इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से बादल को उत्साह कविता के द्वारा यहाँ पर कवि के द्वारा संबोधित किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा बादल। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। जब आप पाठ देखते हैं, पाठ का जो कवि परिचय देखते हैं तो प्रारंभ में वहीं कवि परिचय के अंतर्गत सीधा सीधा ज्यों की त्यों ये आपका जो वाक्य है वो लिखा हुआ है कवि परिचय के अंतर्गत। तो वहाँ विद्यार्थियों ब्रज भाषा इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी उपर्युक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों यहाँ पर मन रूपी जो भ्रमर है, मन रूपी जो भौरा है उसके अनुसार ये अपनी कहानी को कहने का यहाँ पर भाव आया है। तो यहाँ पर भंवरा इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 11 नंबर का भोलानाथ का असली नाम क्या था। अब यहाँ आप एक 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको देख करके विद्यार्थी यहाँ पर
अपना स्थिति को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो वहाँ ये भी नाम आया है कि बम भोला पिताजी उसको प्यार से कहते थे। लेकिन इसमें पूछा गया विद्यार्थियों असली नाम क्या है, तो वहाँ जो असली नाम है भोलानाथ का उसमें तारकेश्वर नाथ इसमें सही उत्तर होगा। तारकेश्वर नाथ इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पाठों से ही दिया गया है कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि प्रयोगवादी कवि हैं, और तार सप्तक की परंपरा को शुरू करने वाले जो अज्ञे जी हैं वो इसके लेखक का नाम है। यहाँ विद्यार्थियों दूसरे प्रश्न के रूप में रिक्त स्थानों को दिया गया है। तो रिक्त स्थानों में आप देखेंगे बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ विद्यार्थियों आपको लिखने थे 5 प्रकार, और ये आपकी दीर्घ है, यण है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, ये 5 भेद इसके हुआ करते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों यथाशक्ति शब्द में समास है। तो विद्यार्थियों इसमें ये जो उपसर्ग के रूप में आता है और ऐसी स्थिति वाले जो समास होते हैं उनमें अव्ययी भाव यानी कि पहला जो शब्दांश है वो अव्यय आता है, तो यहाँ पर इसका होगा अव्ययी भाव समास। अगला है विद्यार्थियों विदेश शब्द में उपसर्ग है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें वी उपसर्ग आया है। अब देखिए विद्यार्थियों वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सीधा सीधा इसमें दिया हुआ है कि जैसे हमें कोई नाप करनी है, तौल करनी है, उस संबंध में जो भेद होता है विशेषण का वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आता है। परिमाणवाचक विशेषण, ये इस प्रकार से उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आएगी, इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। अगला है विद्यार्थियों सीधा सा है, पालनहार शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसी ऐसे शब्दांश होते हैं किसी शब्द के बाद में लगते हैं, तो यहाँ विद्यार्थियों बाद में लगने वाला हार है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय की स्थिति होगी वो हार प्रत्यय इसमें आया है। देखते हैं विद्यार्थियों अगला इसमें अपठित गद्यांश के रूप में आया है, और सीधा ही अपठित गद्यांश आपके लिए आया है। आपको ये देखना है कि अपठित गद्यांश किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ चलते हैं हम डायरेक्ट पहले प्रश्न की तरफ, और बहुत से प्रश्नों के उत्तर है इसमें डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से अपने मन से सोचने को करने होते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। विद्यार्थियों इस पूरे के पूरे हम ऐसे अपठित गद्यांश को जब पढ़ते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां हमारे मन में आती हैं कि इसमें भारत में जो भी त्योहार हैं उनका वर्णन आया है और ऋतु परिवर्तन की स्थिति का वर्णन आया है। तो यहाँ विद्यार्थियों जो उपर्युक्त गद्यांश है उसका उचित शीर्षक लिखने का हमारा जब स्थिति बनती है तो वहाँ हम एक कोई किसी भी शीर्षक का जब हम बात करते हैं तो निश्चित शीर्षक कोई नहीं होता, उसके इर्द गिर्द जो शब्दावली है वो उचित शीर्षक तो उचित शीर्षक लिखेंगे कैसे, उसका एक सीधा सा फंडा है आपके सामने कि आप कम शब्दों में जो बार बार शब्दावली आ रही है जिसके बारे में वर्णन है तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना होता है। तो यहाँ इस अपठित गद्यांश के आधार पर हम जब इसका निश्चित करेंगे तो उसमें कई प्रकार के जो शीर्षक हैं वो आ सकते हैं। भारत और त्योहार, त्योहारों का देश, भारत में ऋतु परिवर्तन, इस प्रकार से विद्यार्थियों कई प्रकार के जो उचित शीर्षक है वो यहाँ पर हम अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ उसका उत्तर यहाँ से और यहाँ तक होगा कि भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देखते हैं वर्षा ऋतु में कौन से त्योहार आते हैं। तो यहाँ वर्षा ऋतु में इसमें दिया हुआ है तीज है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, ये त्योहार इसमें आते हैं। तो यहाँ वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्योहार आते हैं। इस प्रकार से हमको लिखना है। चौथा प्रश्न इसमें दिया हुआ है रक्षाबंधन त्योहार किसका प्रतीक है। इसमें अंतिम जो पंक्ति है इस अपठित गद्यांश की वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है।
पांचवा प्रश्न है, तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ विद्यार्थियों तीज के त्यौहार के संबंध में इसमें दिया हुआ है आपके अपठित गद्यांश में कि जो नारी हैं वो सौभाग्य की कामना करती हैं और नारी मन को उद्वेलित करने के लिए, उद्वेलित होने से बचाने के लिए ये उसको नारी से संबंधित जो स्थिति है उसको उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है, नारी से संबंधित है। इस प्रकार की आपको स्थिति इसमें लिखनी थी कि इस दिन नारी सुख सौभाग्य की कामना करती हैं, नारी मन को उद्वेलित करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ अगला है विद्यार्थियों, दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द इस गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर इसमें सीधे ही सौभाग्य शब्द दिया हुआ है, तो दुर्भाग्य का जो विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक होगा विद्यार्थियों, वह होगा सौभाग्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा इसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपठित जो आपका गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है वो एक लेखक हैं हमारे रघुवीर सहाय, और उनके द्वारा ये जो लिखित कविता है आपके उस कक्षा 12 हिंदी साहित्य में ये दी हुई है। उद्बोधन परक कविता है और प्रकृति से इसमें मन की तुलना की गई है और इस कविता के द्वारा कवि ने सृजन हेतु प्रेरित किया है व्यक्ति को कि सृजन किस प्रकार से करना है। तो यहाँ विद्यार्थियों वहाँ जो उस पाठ के अंतर्गत जो स्थिति आई है उसका जो शीर्षक डायरेक्ट दिया हुआ है तोड़ो, तो यहाँ इसका जो उचित शीर्षक लिखने की जब बात आती है तो वहाँ आप लिखेंगे इसको तोड़ो। तो इसके अलावा यदि आप इस कविता से पहले से परिचित नहीं हैं तो भूमि का उपजाऊपन, भूमि से संबंधित, उर्वरता से संबंधित इस प्रकार का भी आप शीर्षक इसमें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि क्या तोड़ने की बात कहता है? तो कवि जो तोड़ने की बात की स्थिति है यहाँ पर विद्यार्थियों बताया गया है कि बंजर भूमि में जो फंसी हुई चट्टानें हैं और पत्थरों के साथ साथ मानव की ऊब व खींच को तोड़ने की बात कवि कहता है। अर्थात जिस प्रकार से मानव मन में ऊब और खींच बसी हुई है और उसी प्रकार से बंजर भूमि में जो फंसी हुई चट्टानें हैं और पत्थरों को तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है ताकि भूमि क्या हो, उर्वर हो और वो उपजाऊपन से युक्त वो हो। तो यहाँ पर बंजर भूमि में फंसी चट्टानों के पत्थरों के साथ साथ मानव मन की खींच और ऊब को तोड़ने की बात यहाँ लेखक के द्वारा कही गई है। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात क्यों करता है? विद्यार्थियों सीधा साधा इसमें दे रखा है कि सृजन हेतु भूमि तैयार करनी है और उस भूमि को तैयार करने के लिए पत्थर और चट्टानों को तोड़ना अति आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात कहता है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? तो अपने मन के मैदानों पर जो व्याप्त है वो मन की ऊब है और मन की खींच है। अर्थात मानव मन में जो उदासीनता है, आलस्य की भावना है, क्रोध की भावना है, जिस प्रकार से मन उदासीन रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर मानव मन की खींच का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों इसमें, धरती को हम कब जानेंगे? पांचवा प्रश्न है, तो धरती को हम कब जानेंगे? तो इसका स्थिति है कि इन सभी जो भी बंधन हैं उन बंधनों को हटाकर धरती को उपजाऊ और मन को सृजनशील बनाना चाहिए। जितने भी हैं इसमें झूठे बंधन हैं जो इसमें आपके इसमें दिए हुए हैं, जो धरती को स्वाभाविक उर्वरा शक्ति को रोके हुए हैं, क्योंकि धरती का स्वभाव है सृजन करना, किंतु बंजर, ऊसर, चट्टान, पत्थर ऐसे बंधन है जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को कम करके उसे सृजन को रोकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों धरती को हम तभी जानेंगे जब उसकी उर्वरा शक्ति को हम बढ़ा पाएंगे, उसमें जो भी पत्थर हैं और जो भी चट्टानें हैं उनको हटा करके हम उसका जो वास्तविक रूप है सृजन प्रक्रिया से युक्त करना उसको हम कर देंगे, तब इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था। विद्यार्थियों अंतिम जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित जो पंक्तियां हैं विद्यार्थियों उसमें दी हुई हैं यहाँ पर कि देखिए रेखांकित पंक्तियां इसमें हैं, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। तो यहाँ विद्यार्थियों बताया गया है कि मन रूपी जो मैदान है उसमें दूब रूपी उदासीनता व्याप्त है
और कविता रूपी हरियाली को उगाने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। मन को जितनी भी सारी बाधाएं हैं, चिंताओं से मुक्त करके प्रफुल्लित रखना चाहिए, जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल रूपी गीतों का सृजन हो। तो यहाँ पर ये इन पंक्तियों का विद्यार्थियों आशय होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न में यहाँ पर बताया गया है आपको 40 शब्दों के लगभग यहाँ पर खंड ब का जो शुरुआत होती है, तो वहाँ पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ था कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं एक अद्भुत परंपरा है। यह परंपरा कौन सी है, इस परंपरा के बारे में पूछा गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उत्तर स्पष्ट करना है। तो विद्यार्थियों यहाँ आपके उसमें पाठ्यक्रम में यतीन्द्र मिश्र के द्वारा जो व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है बिस्मिल्लाह खां का, तो वहाँ काशी का जो वर्णन आता है, उस काशी के वर्णन के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर काशी में उत्सवों पर संगीत का आयोजन किया जाता था, और वो भी आयोजन जो होता था विद्यार्थियों संकट मोचन मंदिर में होता था। और यहाँ विशेष रूप से हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन जो वादन की उत्कृष्ट सभा हुआ करती थी, और इसमें विशेष रूप से बिस्मिल्लाह खां अवश्य ही रहते थे। तो ये गायन और वादन की जो स्थिति है वो वहाँ पर उत्सवों पर संगीत का आयोजन होना प्रमुख परंपरा थी वहाँ की, तो इसको यहाँ पर चित्रित हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो था आपका, मन्नू भंडारी ने अपनी मां को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है। विद्यार्थियों इस पाठ में जो आपका इसमें जो 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, उसमें लेखिका के द्वारा अपनी माँ का जो चित्रण जिस प्रकार से किया गया है, उसमें हम ये देख सकते हैं, उस वर्णन के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है कि धरती से ज़्यादा ही धैर्यवान और सहन शक्ति से युक्त उसकी माँ है। अब वो जो माँ है पिता की हर जाति को अपना प्राप्य मानती है और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को वो अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उसकी जो माँ है लेखिका की, वो जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं उसने मांगा है और नहीं चाहा है, केवल दिया ही दिया है। इसलिए जिस प्रकार से धरती धैर्य का परिचय देती है, सहनशील होती है, तो उसी प्रकार लेखिका ने अपनी माँ को धरती से भी ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील कहा है। अगला प्रश्न इसमें आता है विद्यार्थियों, संगतकार कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थियों मंगलेश डबराल जी का जो लिखित द्वारा जो कविता है संगतकार, उसकी जो मूल संवेदना है वो इस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर विद्यार्थियों इस कविता में आपको लिखना था कि संगतकार का महत्व बताया गया है, और जो संगतकार होता है मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है और उसे सफलता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी जो मूल संवेदना है वो संगतकार कविता के अंतर्गत ये आती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बादल जो है वो निराला का प्रिय विषय रहा है, और जो बादल का जो प्रतीक समझा गया है वो क्रांति का प्रतीक है बादल, और वो पौरुष का प्रतीक है। पौरुष और क्रांति का प्रतीक वो बादल। इसमें देखिए पौरुष और क्रांति का प्रतीक बादल को माना गया है। पौरुष और क्रांति का प्रतीक इसमें बादल को माना गया है। अब बादल के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। अब बादल जो है वो आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है, ये आह्वान गीत के रूप में है, और बादल को यहाँ पर संबोधित किया गया है। इसमें कवि के द्वारा ओजस्वी वाणी से जन में क्रांति के बीज वो कवि है वो बोना चाहता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नवा प्रश्न कि भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए जो मैया है उसकी जो माँ है क्या क्या उपक्रम करती थी। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको ये बताना है। तो वहाँ विद्यार्थियों जो भोलानाथ है उसको जब वो खाना जब बचपन में था तो वो खाना नहीं खाता है, तो क्या क्या प्रयास किए जाते हैं उसके संदर्भ में आपके पाठ में दिया हुआ है कि भरपेट खाने के बाद में, भले ही भोलानाथ ने भरपेट खा लिया हो, उसके बाद में भी जो माँ है और खाने के लिए वो उपक्रम करती है। और वो एक बात भी कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि अच्छे काम करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, अपना अस्तित्व
रखने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। खेल और बातों के बहाने और अधिक दही भात वो खाने लग जाता था। इस प्रकार से वो बातों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थितियां बता करके वो खाने के लिए वो प्रेरित कर देती थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अज्ञेय के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर इसको समझाना था। तो यहाँ विद्यार्थियों अज्ञेय जी ने यहाँ पर बताया है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो तो घटित का होता है, जो घटना घटित हो चुकी है उसका होता है, लेकिन जो अनुभूति है वो संवेदना और कल्पना के सहारे, यानी कि अनुभूति में क्या दो चीजें होती हैं, संवेदना और कल्पना, उसके सहारे सत्य को कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। वो हिरोशिमा में सब देखकर भी सब कुछ देखा उसने और देखकर लेखक ने तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उस वक्त अनुभूति प्रत्यक्ष की कमी थी। सड़क पर जब वो घूम रहा था लेखक, तो उसने जले हुए पत्थर को झुलसा हुआ देखकर ही बुद्धि संवेदना के क्षेत्र में ये लिखने के लिए वो प्रेरित हुआ था। तो अनुभव और अनुभूति में इस प्रकार का संबंध आपको लिखना था। प्रिय विद्यार्थियों, मुहावरा इसमें आया है और मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग भी करना था। बड़ा ही सीधा मुहावरा आपके लिए आया था, श्री गणेश करना। अर्थ है इसका कार्य को आरंभ करना। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रयोग वाक्यों में प्रयोग यदि करना है तो उसमें इस प्रकार से देखेंगे कि मोहन ने आखिर कविता लिखने का श्री गणेश कर ही दिया। तो यहाँ उस कार्य को प्रारंभ करने की स्थिति यहाँ पर आती है। विद्यार्थियों 12वां जो प्रश्न है आपके, वो आपके पठित गद्यांश को लेकर के है। और पठित गद्यांश में आपने हवलदार साहब वाली और कैप्टन और चश्मे वाले वाली जो स्थिति है उसको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पहले प्रश्न को देखते हैं डायरेक्ट, चश्मे वाले का नाम क्या था? तो चश्मे वाले का नाम विद्यार्थियों यहाँ पर कैप्टन था। चश्मे वाले का नाम है कैप्टन। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, चश्मे वाले को जो चीज़ बुरी लगती थी वो बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति है वो बुरी लगती थी। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति वहाँ लगी हुई थी वो बगैर चश्मे की थी, तो उस समय वो बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? अर्थात किस प्रकार से नेताजी को जो बिना चश्मे के असुविधा हो रही थी उसको किस प्रकार से उसने दूर किया उसने कैप्टन ने? तो इसमें हमें लिखना था कि अपनी छोटी सी दुकान में उसके पास जो भी उपलब्ध गिने चुने फ्रेम थे उन फ्रेमों में से मूर्ति पर एक फ्रेम को फिट कर देता था और इस प्रकार से वो उसको दूर किया करता था। अगला प्रश्न है, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था? तो वहाँ उस स्थिति का वर्णन आया है कि जैसे ही कोई ग्राहक आता था तो वैसे ही वो उस फ्रेम को, जैसे उस डिमांड होती इस फ्रेम की जो नेताजी के चश्मे पर लगा हुआ था, तो उसको उतार करके निकाल करके इस मूर्ति से उसको अलग ले आता था। तो इस प्रकार से वो फ्रेम को उतारने का इसमें काम करता था। अथवा में विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है आपके में आपका जो संस्कृति नामक जो पाठ है उसमें भदंत आनंद कौशल्यायन, उससे संबंधित आपका ये आया था। डायरेक्ट चलते हैं विद्यार्थियों प्रश्नों की तरफ। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? विद्यार्थियों इसमें आपके दिया हुआ है, दूसरी ही पंक्ति में दिया हुआ है कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह, इसमें कि वास्तविक जो संस्कृत व्यक्ति है वो जिस व्यक्ति की बुद्धि ने, यहाँ पर देखिए इसमें, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा जिसके विवेक ने किसी नए तत्व का दर्शन किया वह ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। आपकी पहली पंक्ति में यहाँ पर इसका उत्तर आता है। दूसरा विद्यार्थी, संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती? संस्कृत जो व्यक्ति है उसकी जो संतान है वो क्या नहीं कहला सकती? तो यहाँ उत्तर के रूप में है कि जिस संतान ने अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त की वह अपने पूर्वज की भांति सब भले ही कह जाए लेकिन वो संस्कृत नहीं कहा जा सकता। इसमें आपका उत्तर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें आता है कि न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? इसमें बिल्कुल दिया हुआ है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, ग्रेविटी जो थ्योरी है वो उसको दिया था यहाँ पर। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का जो आविष्कार है वो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है? तो यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों इसमें कि गुरुत्वाकर्षण के साथ ही और बातें
जिनसे स्वयं जो न्यूटन है वो परिचित नहीं था, अपरिचित ही था। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, अनेक बातों का ज्ञान है, जैसे न्यूटन शायद अपरिचित ही रहा। तो जिन बातों का ज्ञान स्वयं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रणेता न्यूटन को नहीं था, जिन चीज़ों की जानकारी उनको यहाँ पर भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है वो जानता था। अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों, आपके इसमें जो 13 नंबर का प्रश्न है वो पठित गद्यांश आया है आपके, और पठित गद्यांश जो आपका आया है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस है उसके बालकांड से ही आया है। तो उस बालकांड में किस प्रकार से जो वर्णन है 3-4 पंक्तियों का, उनमें अब डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, तो सीधे ही लिख देंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बालकांड, तुलसीदास। सेवक का क्या कार्य है, इसमें दिया हुआ है होए केऊ एक दास तुम्हारा। तो सेवक का क्या कार्य है, इसमें सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करे वही क्या है, सेवक है। सेवक का काम क्या है, सेवा करना। तीसरा प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वालों को परशुराम ने किसके समान कहा है, इसमें दिया हुआ है सहस बाहु सम स्वरूप मोरा, यानी कि वह सहस बाहु के समान उसको, शत्रु के समान उसको माना है। जो जिसने शिव को धनुष तोड़ा है उसको किसके समान माना है, परशुराम ने सहस बाहु के समान माना है। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, राम ने स्वयं को परशुराम का दास कहकर अपना परिचय दिया है। नाथ समुदन भंज निहारा, यानी कि शंभु यानी कि शिवशंकर के इस धनुष को तोड़ने हो है केऊ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही एक कोई दास होगा, इस प्रकार से स्वयं को दास बताते हुए उसने ये कहा है। विद्यार्थियों, इसमें अगला जो अथवा के रूप में आया है वो आपके आत्मकथ्य जो कविता है प्रसाद जी द्वारा लिखित रचित, उसका अंश आया है इसमें। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम लिखिए, तो इसमें आपको लिखना था कि आत्मकथ्य कविता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। दूसरा प्रश्न है कि कवि क्या गाने में असमर्थ है। तो विद्यार्थियों, क्या गाने में असमर्थ है, जो भी उस कवि के मधुर क्षण हैं और उसके साथ जो खिलखिलाने वाली हंसी की बातें हैं अपनी प्रिया के साथ में, उन बातों की गाथा गाने में कवि असमर्थ, यानी कि उनको बताना नहीं चाहता। कवि क्यों जाग गया, कवि भूली स्मृतियों को जगाकर अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता था, और उसने देखा है कि जैसे ही उसने प्रिया का स्वप्न देखा तो उन स्वप्न को देखकर वो जाग गया है। कवि को क्या नहीं मिला, कवि को क्या नहीं मिला, तो इसमें बताया गया है कि स्वप्न आया और स्वप्न में आलिंगन के करीब करीब पहुंचते हुए वो उस प्रिया का जो सामीप्य पाना चाहता था वो सामीप्य पाते पाते वो रह गया। प्रिया को पाने का जो सपना था उसका कवि का वो अधूरा रह गया था। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसी हुई, पाठ के आधार पर आपको 5-6 पंक्तियों में यानी कि 50 से 60 शब्दों में ये बताना था। तो यहाँ विद्यार्थियों जब वर्णन पढ़ते हैं हम बाल गोविंद भगत का, तो उसमें ये बताया गया है कि बुढ़ापे में धीरे धीरे बाल गोविंद बीमार हो गए थे और उनको थोड़ा बुखार भी आने लगा था, लेकिन उनका जो नियम और व्रत था वो ऐसी स्थिति में भी कम नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में वो प्रतिदिन नहाते व्रत करते थे, लेकिन जो मृत्यु के दिन संध्या के समय उसने गीत गाए थे, फिर भी उस जिस रात्रि को उनकी मृत्यु हुई थी उस मृत्यु के दिन संध्या के समय गीत गाए। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि आज भोर के समय प्रभाती के समय गीत नहीं सुने गए हैं, बाल गोविंद भगत के द्वारा कहे गए, तो उन्होंने देखा कि अस्थि पंजर उनका बाल गोविंद भगत का पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखा हमने कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु है जो इस स्थिति में जाकर के हुई है। अथवा के रूप में विद्यार्थियों हम देखते हैं कि लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको इसमें बताना था। तो विद्यार्थियों उसमें देखते हैं एक लखनवी अंदाज में कि लेखक का डिब्बे में आना नवाब साहब को कैसा लगा, अरुचिकर लगा।
चेहरे पर उसके नवाब साहब के असंतोष के भाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। जैसे लेखक का स्तर नवाब साहब के बराबर बैठकर यात्रा करने का नहीं हो, तो उसने नवाब साहब ने जब जैसे ही लेखक ने प्रवेश किया उस सेकंड क्लास के डिब्बे में, तो अपने आप को असहज महसूस किया था। प्रिय विद्यार्थियों, 15वां जो प्रश्न है, हमारे हर हारेल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारेल की लकड़ी क्यों कहा है, पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर सीमा 50 से 60 शब्द। विद्यार्थी उसमें लिखना था कि जिस प्रकार हारिल जो पक्षी होता है, जिसकी स्थिति कैसी होती है कि वो अपने पंजों में रात दिन लकड़ी के टुकड़े को थामे रहता है, और उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को दिन रात अपने मन में बसाए रखती थीं। यहाँ इन दोनों की हारिल लकड़ी की और उनके मन की, गोपियों की जो स्थिति है कृष्ण के साथ में रहने की, उसकी समानता के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट की गई है। अगला जो 8वां प्रश्न था विद्यार्थियों, दंतरुत मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में कवि नागार्जुन द्वारा जो लिखित कविता है यह दंतरुत मुस्कान, उसमें आपको लिखना था कि बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही उसमें मनमोहक वर्णन इस कविता में किया गया है। ऐसे बच्चे का वर्णन उसमें है कि अभी अभी जिसके दांत निकलने शुरू हुए हैं, बच्चे की जो मुस्कान है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो पाषाण हृदय को भी जल बना देती है, यानी कि पाषाण हृदय जो है, कठोर हृदय है, उसको भी वो परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर इस कविता में बच्चे की मुस्कान के अलावा और बच्चे की जो माँ है उसको भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। कवि के द्वारा उसको भी धन्यवाद दिया गया है कि वे बच्चे को पिता का परिचय किस प्रकार से करवाती है। माँ के द्वारा किए गए कर्मों को कवि धन्य मानता है इस कविता के अंतर्गत। विद्यार्थियों, अगला जो था इसमें आपके में 16वां प्रश्न, वो आपका कृतित्व से संबंधित था। कवि परिचय इसमें था, तो आपको मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो कृतित्व है उसमें आपको लिखना था। उत्तर सीमा 40 शब्द। उसमें आपको जिस कवि का भी आप लिखते उसका आपको जन्म है, मृत्यु है, उसकी विभिन्न रचनाएं हैं और क्या क्या उनका जो निजी जीवन है वो रहा है, तो यहाँ पर विशेष रूप से कृतित्व लिखा हुआ है। तो आपको उन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की है, उनका जो रचना संसार है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो वहाँ आपको 4-5 पंक्तियों में, इस 6 पंक्तियों में लगभग आपको ये इस प्रकार से लिखना था। प्रमुख रूप से विद्यार्थियों इसमें जो अब लेखक परिचय, कवि परिचय लिखते हैं तो वहाँ उस कवि की जो प्रमुख रचना संसार है उसको आपको लिखना होता है। आगे दिया हुआ है इसी का दूसरा, यतीन्द्र मिश्र और भदंत आनंद कौशल्यान के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हालांकि आपको ज़्यादा नहीं लिखना था, लेकिन उन कवि के जन्म, मृत्यु और उसके जो रचना संसार है, उसने जो भी कविता या जो भी गद्य लिखा है, जो भी रचनाएं रची हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट लिखना होता है। अगला है विद्यार्थियों, इसमें 17वां प्रश्न है जो कि आपके अंतिम जो खंड है, दे खंड, उसको यहाँ पर उल्लेखित किया गया है और पूछा गया है इसमें कि 17वां प्रश्न है, खेदुम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया। अब इसमें आगे दिया हुआ है, साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो और उत्तर की जो सीमा है, शब्द सीमा, वो 80 शब्द है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों खेतुम के बारे में लेखिका ने जो मधु कांकरिया है, साना सानी हाथ जोड़ी, इसने जो ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसमें बताया गया है कि यहाँ ये जो खेदुम नामक स्थान है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा वहाँ पर प्रचलित है। और यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरनों को भी पूजा करते हैं, उनको गंदा नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ यात्रा वृत्त जो है ये साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया जी का, इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उससे आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया है। और उसी यात्रा के अंतर्गत ये खेदुम के बारे में परिचय यहाँ पर आता है। देवी देवताओं का निवास, गंदगी नहीं फैलानी है। और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, वो पहाड़, नदी, झरनों यानी कि प्राकृतिक स्थलों को पूजा करते हैं। यहाँ पर गंदगी फैलाना वो उचित नहीं समझते। आगे विद्यार्थियों 18वां जो प्रश्न है आपका, किसी विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना था।
तो आपको बड़ी ही सुखद स्थिति ये है विद्यार्थियों की, इसके जो भी संकेत बिंदु हैं, रूपरेखा है प्रत्येक निबंध की आपको दी गई थी। आपको पहला इसमें दिया हुआ है जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यहाँ प्रस्तावना है, इसका जो प्रारंभिक सारांश है, क्या बातें कहनी है वो प्रस्तावना में लिखनी थी। और डायरेक्ट बिंदु आपको यहाँ पर निर्मित किए हुए दिए थे कि अनुशासन का अर्थ क्या है और आवश्यकता क्या है, उसके बारे में 3-4 पंक्तियां लिखनी। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, पहले तो केवल पूछा है अनुशासन का महत्व और आवश्यकता, यहाँ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों, उसका क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता क्या है अनुशासन की, और उपसंहार में आपको इसका सार लिखना था। ये अंतिम चीज होती है किसी भी निबंध को लिखने के। अब अगला है स्वतंत्रता के 70 वर्ष, क्या खोया क्या पाया। इसी प्रकार से आप इन बिंदुओं के आधार पर ये चीज लिख सकते थे। इसमें आपको 4 टॉपिक दिए थे, 4 में से एक आपको लिखना था। 19वां प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। जिस प्रकार से विद्यार्थियों आप फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, टीसी यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से आपको शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना था। सेवा में श्रीमान, स्कूल का नाम, विषय लिखते महोदय और नम्र निवेदन है। इस प्रकार से आप जो प्रारूप होता है प्रार्थना पत्र का, उस प्रकार से आपको लिखनी थी। अथवा में दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये निजी पत्र आपको करना था। आप या तो कार्यालय यानी कि जो विद्यालय से संबंधित जो प्रार्थना पत्र उसको कर सकते थे, या इसमें दिया हुआ है कि स्वयं को लखनऊ निवासी और वंद्यता मानते हुए अपनी मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना था। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, अंतिम प्रश्न के रूप में है। यहाँ पर आपको एक विज्ञापन आया था, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप में लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको विज्ञापन किस प्रकार से जो जनता है उसको अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए अपने, तो आपको इसमें सीधा साधा ये रहता अच्छा कि आप उसमें आपने लिखा होगा, एक साइकिल का चित्र भी आपने बना दिया होगा उसमें, और भारी ऑफर, और इसको तो अपनी साइकिल की बिक्री के लिए जितना आप सुनहरा अवसर, इस प्रकार से चीज़ें लिखते हुए और उसका मध्य भाग निश्चित रूप से करते हुए आप उसमें इस प्रकार से विज्ञापन लिख सकते थे। आगे है विद्यार्थियों के नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विज्ञापन उचित प्रारूप में आपको तैयार करना है। तो जल संरक्षण जो है, पानी बचाओ, इस प्रकार से कुछ नारों के द्वारा, और पानी बचेगा देश बचेगा विश्व बचेगा, इस प्रकार से कुछ जल संरक्षण के प्रति जो लोगों की जो जागरूकता है, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य है, वो एक निश्चित विज्ञापन के द्वारा एक प्रारूप के अनुसार ही आप लिख सकते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपका आज का पेपर, बोर्ड परीक्षा 2025 का आपका कक्षा 10 का ये प्रश्न पत्र है। मेरा विश्वास है कि आपने इसको वीडियो को पूरा देखा होगा, और इस वीडियो के आधार पर अपने अपने अंकों की भी आपको स्थिति का आकलन करना है। विद्यार्थियों, इसमें प्रमुख रूप से जो पेपर की स्थिति को हम कह सकते हैं मध्यम जो पेपर है, ज़्यादा सरल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यदि बड़े बड़े हम प्रश्नों को, जो पाठ के प्रश्नों को देखते हैं, तो आपका उन पाठों के प्रति यदि मूल भाव सही नहीं है आपका, और बीच में से आपने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलती करने की संभावना रहती है। नहीं तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था। थोड़ा सा इसमें जो उसमें ब्लूप्रिंट दिया हुआ था, थोड़ा सा उससे क्या है अलग टाइप का ये पेपर है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ज़्यादा इसमें स्थितियां खराब नहीं हैं। आपको कैसा लगा वीडियो हिंदी परिवार की ओर से, आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियोस आपको आगे से आगे मिलते रहें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।